हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर ईसीजी का इंट्रोडक्शन वीडियो, ईसीजी में कितने वेव होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं, कितने इंटरवल होते हैं, इसके बारे में एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। फिर सारी जितनी भी वेव्स हैं, जितने भी सेगमेंट हैं, कितने हर चीज़ के लिए एक अलग अलग शॉर्ट सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों अपन, जिससे कि आप सारी चीज़ों को क्लियरली समझ पाओ। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये जैसा मैंने बताया अभी, अपन इंट्रोडक्शन ऑफ द ईसीजी, कितने वेव्स हैं, कितने सेगमेंट हैं, कितने इंटरवल हैं। मैंने ये इमेज शुरू में डाला है, जस्ट आप अभी इसको विजुअलाइज करो। पी वेव है, क्यू आर एस है, क्यू लिखा है, नीचे लिखा है एस भी नीचे लिखा है, आर ऊपर लिखा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लिखा है, पी आर इंटरवल लिखा है, पी आर सेगमेंट लिखा है, एस टी सेगमेंट लिखा है, क्यूटी लिखा है। अभी आपको ऐसे समझो आपको कुछ भी नहीं आता इसका। अभी इस लेक्चर के बाद ये कौन सी क्या है और कैसे बनी, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आज की क्लास का अपना टारगेट है। तो इस सेम इमेज को अपन इस लेक्चर के एंड में देखेंगे। अभी केवल मैंने इसको रीड करके बताया, तो मैं कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं दोस्तों ये जो स्लाइड है, ये मैं वैसे आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जिस पे मैंने बहुत ही डिटेल, बहुत ही सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी चीज़ के बेसिक्स जो हैं उसको समझना, अगर आपने कंसेप्ट या बेसिक को समझ लिया तो आप कितनी भी डिफिकल्ट चीज़ें, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। दिक्कत ये आती है कि अपन बेसिक नहीं आते हैं। ये बहुत ही छोटी सी स्लाइड है, बहुत छोटी सी बात है, बट पूरा ईसीजी यही बात है। अभी जैसा आपको ये मैं एज ए स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं अपना ये वाला फॉर्म में आके सुनाऊंगा स्टोरी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले ऐसे नोड से करंट निकलता है। जो अपनी हार्ट बीट है वो जनरेट कहाँ से होती है? ऐसे नोड से जनरेट होती है, ठीक है। इसलिए उसको ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। ये लोग सब आप लोग ये जानते हो, बट इस स्टोरी का क्या इम्प्लीकेशन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कोई नहीं, ऐसे नोड है, वहां से जो इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट के अंदर जनरेट होता है, इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। उसके बाद जब ये करंट ऐसे नोड से निकल के पूरे एट्रिया की वॉल में स्प्रेड कर जाता है, और इसकी वजह से एट्रिया डिपोलराइज होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो करंट है एवी नोड में आ जाता है। एवी नोड पे ये करंट थोड़ी देर के लिए रुकता है। उसके बाद ये करंट बंडल ऑफ हिज में जाता है। बंडल ऑफ हिज से ये करंट बंडल ब्रांच में जाता है। बंडल ब्रांच में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है दोस्तों, वो कभी आपको भूलना नहीं है। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, इसलिए उनमें करंट पहले जाता है और वो पहले डिपोलराइज होते हैं। जो राइट बंडल ब्रांच है वो, उनके लिए करंट डायरेक्ट बंडल ऑफ हिज से ना आके इवन जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो करंट सेंड करता है। किसके लिए? राइट बंडल ब्रांच के लिए। पहले बंडल ऑफ हिज से करंट कहां आ गया? लेफ्ट बंडल ब्रांच में। लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर से करंट उल्टा राइट बंडल ब्रांच की तरफ जाता है। तो उल्टा जाने का क्या मतलब है वो भी आगे समझेंगे, बट अभी तो आप यही समझ लो। उसके बाद अब दोनों बंडल ब्रांच भी डिपोलराइज हो गए, उनमें करंट आ गया। उसके बाद करंट आगे परकंजे फाइबर में जाता है, और परकंजे फाइबर में जाने के बाद ये करंट सीधा एकदम से पूरे वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड कर जाता है। पूरे वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड करने की वजह से वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाते हैं, और वेंट्रिकुलर डिपोलराइज होने से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद हार्ट नॉर्मल पोजीशन में आना होता है, तो इसमें से करंट नॉर्मल होना स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर वॉल में, उसको अपन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोलते हैं, और ऐसे करके करंट फैलता रहता है। ईच वेव की कहानी है ये दोस्तों। एवरी बीट में ऐसे नोड से करंट जनरेट होगा, एवी नोड पे जाएगा, एवी नोड पे थोड़ी देर करंट रुकेगा, फिर बंडल ऑफ हिज में जाएगा, बंडल ब्रांच में जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में जाएगा, सारे वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद वेंट्रिकल नॉर्मल होंगे, करंट नॉर्मल होगा। ये स्टोरी है, ये आप लोगों को सबको पता है। लेकिन जब आप ईसीजी स्ट्रिप देखते हो, उसमें कहीं छोटी सी वेव देखते हो, कहीं बड़ी सी वेव देखते हो, कहीं उल्टी वेव देखते हो, कहीं सीधी वेव देखते हो, कहीं चौड़ी वेव देखते हो।
ये सारी कहानी, ये जो जितनी भी ईसीजी स्ट्रिप में जो भी कुछ दिखता है यही दिखता है दोस्तों। हमने एक मशीन लगा रखी है, हमने एक मशीन अपने बॉडी पे ईसीजी लीड लगा के हम एक मशीन लगा देते हैं जो कि हमारे ईसीजी में जो भी हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको वो, उसमें एक सुई होती है, अगर करंट फ्लो करेगा तो वो सुई डिफ्लेक्ट करेगी और वेव बना देगी। जब वो सुई में करंट, जब हमारे उस हार्ट में करंट नहीं जाएगा तो उस सुई सीधी आगे एक स्ट्रेट लाइन बना देगी, उसको अपन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट कौन सा है? वो पार्ट है जहां पे करंट फ्लो नहीं करता है। इंटरवल, हम उसका टाइम कितना लगा इस ड्यूरेशन को, उससे हम इंटरवल निकाल लेते हैं। तो वेव कैसे बनती है? हमारे जो मशीन है अगर उसमें कोई भी करंट रिकॉर्ड होगा तो वेव बनेगी। वेव जो मशीन की सुई है उसके डिफ्लेक्शन से बनती है और जब करंट फ्लो होता है तभी बनती है। नेक्स्ट, सेगमेंट कैसे बनते हैं? सेगमेंट वो पार्ट है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने बताया, करंट थोड़ी देर एबी नोड पर रुकता है। जब करंट एबी नोड पर रुकता है तो उस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मशीन रिकॉर्ड नहीं करेगी, तो उस टाइम एक सीधी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आएगी और वो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो दो वेव्स के बीच में होती है उसी को अपन सेगमेंट बोलते हैं। एसटी सेगमेंट, टीपी सेगमेंट, अभी आगे हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल वो पार्ट होता है जहां पे अपन टाइम मेजर करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने बताया था, ईसीजी में एक्स एक्सिस पर टाइम होता है, तो टाइम मेजर करने के लिए हम इंटरवल देखते हैं कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में या चलने में ईसीजी मशीन को कितना टाइम लगा, सेकंड में इसको मेजर करते हैं, तो इससे हमें टाइम मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये चीजें समझ में आएंगी। तो अपन आते हैं स्लाइड पे, फिर से इसको रीड करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में भी बताया था, ये स्लाइड में जब भी ईसीजी पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे अपन। तो आज वही सेम हो रहा है। ऐसे नोड से करंट जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, हार्ट बीट जनरेट होती है, इसलिए पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं इसको। ये करंट उसके बाद स्प्रेड हुआ एट्रियल वाल में, उसके बाद गया एवी नोड पर। एवी नोड पर करंट थोड़ी देर रुका, इसकी वजह से सारा ये कहानी जो भी हुई अभी तक, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया। अब उसके बाद ये करंट कहाँ गया? बंडल ऑफ हिज में गया, बंडल ब्रांच में गया। बंडल ब्रांच में, लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहले जाता है क्योंकि ये थिक होती हैं, इसलिए डीपोलराइज पहले होती हैं। यही करंट को भेजती हैं कहाँ? लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच में, और इसकी वजह से वेंट्रिकुलर डीपोलराइज, सॉरी ये सेप्टल डीपोलराइज, बंडल ब्रांच की वजह से अपने जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसका डीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद ये करंट जाता है पुरकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकुलर वाल में, और इसको अपन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। अब इसका जो ये हमने पढ़ा पाथवे, जैसा कि मैंने कहा ये बहुत छोटी बात है, ज्यादातर लोगों को ये पहले से आता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा महान वो है, बट इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जब हम ईसीजी देखते हैं तब हमको नहीं पता है। आज मैं वही चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। फिर से मैंने ये लिखा है, ईसीजी जब अपन स्ट्रिप देखते हैं तो उसमें केवल 11 चीजें दिखती हैं हमको। जो ईसीजी स्ट्रिप है उसके अंदर जो ईसीजी की वेव्स और वो बने होते हैं उसमें 11 चीज दिखती हैं दोस्तों। क्या क्या 11 चीज होती हैं? सबसे पहले 5 वेव होती हैं। कौन कौन सी 5 वेव? सब जानते हो, पी क्यू आर एस टी, ये 5 वेव होती हैं। वैसे और वेव भी कई बार एक्स्ट्रा वेव भी दिख सकती हैं, यू वेव, डेल्टा वेव, एप्सिलॉन वेव, बट आपके काम की नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी जगह बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। हम लोगों को तो बस बेसिक आना चाहिए, तो बेसिक के लिए मैंने ये डाला है। 5 वेव होती हैं, पी क्यू आर एस टी। जब करंट फ्लो करता है मशीन में तब वेव बनती हैं, डिफ्लेक्शन होता है। अगर करंट की डायरेक्शन अपने लीड की डायरेक्शन में, इस पे मैंने सेपरेट बहुत ही अच्छा कई वीडियो बनाए हुए हैं, अगर करंट की डायरेक्शन किसी लीड में अपने हार्ट में करंट फ्लो की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वेव बनेगी। अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन लीड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लीड बनेगी दोस्तों, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, नेगेटिव लीड बनेगी। अब जैसा मैंने बताया, सेगमेंट, 3 सेगमेंट होते हैं, पीआर सेगमेंट, एसटी सेगमेंट, टीपी सेगमेंट। अभी अपन देखेंगे इनको पिक्चर में, तो बट एक बार आप नाम सुन लो। 3 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट क्या है? जैसा मैंने बताया, सेगमेंट वो हिस्सा है जहां करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन दिखती है केवल, यहाँ वेव नहीं दिखती है, उसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। वेव इसमें इंक्लूड नहीं होती, केवल आइसो इलेक्ट्रिक लाइन वाला जो पार्ट है वो वाले पार्ट को ही अपन सेगमेंट बोलते हैं। ये सेगमेंट में क्या एबनॉर्मेलिटी आ सकती है?
ये सेगमेंट लंबे चौड़े इसमें अपन नहीं देखते, उसको अपन इंटरवल बोलते हैं। सेगमेंट ऊपर हो सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से, सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के नीचे हो सकते हैं। यही देखते हैं एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन। तो सेगमेंट हमेशा अप एंड डाउन होते हैं, और अप एंड डाउन आपको पता है वाई एक्सिस पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज को अपन एम्पलीट्यूड में नापते हैं। तो कितने बॉक्स ऊपर हुआ ये सेगमेंट, 2 सेगमेंट 2 mm ऊपर हुआ, या 2 स्मॉल सेगमेंट ऊपर एलिवेशन हुआ, 2 mm डिप्रेशन हुआ, ये हम सेगमेंट में देखते हैं दोस्तों। अप एंड डाउन होते हैं, एलिवेशन डिप्रेशन होते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल 3 इंटरवल होते हैं, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस ड्यूरेशन, क्यूटी इंटरवल। जब हम टाइम मेजर कर रहे हैं, उसी चीज का टाइम मेजर कर रहे हैं कि जैसे यहां से पी से लेके पी आर इंटरवल, तो पी से लेके आर वेव आने तक हमें कितना टाइम लगा, उस रास्ते को पार करने में हमें कितना टाइम लगा, उसको हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरवल ऊपर नीचे नहीं होते, इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं या शॉर्ट हो जाते हैं, या तो छोटे हो जाते हैं या बड़े होते हैं। तो इसको हम कैसे सेकंड में नापते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब इंटरवल की बात होती है तो उसमें टाइम कितना लगा, सेगमेंट की बात होती है तो कितना mm ऊपर या नीचे गया, कितना उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, ये हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम इसी चीज को और थोड़ा समझेंगे। फिर से वो एक डायग्राम, नया डायग्राम आया है, इसको हम समझेंगे। इसमें भी हाँ, तो दोस्तों इस डायग्राम में फिर से हम सेम कहानी जो मैंने अभी बताया, सेम जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, उसको हम इस पिक्चर में विजुलाइज करेंगे। सबसे पहले ईसीजी मशीन में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन चल रही थी, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ रही है, ऐसे नोड ने बीट करना स्टार्ट करा, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। ये ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक करंट कहाँ गया, एट्रिया में गया, एट्रिया डिपोलराइज हुए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, इसके बाद क्या होगा, पी वेव बन जाएगी। तो पी वेव कैसे बनी, एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से बनी। तो अगर किसी के पी वेव नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, या एट्रिया इतने फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतने फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एट्रिया के अंदर कि हमारी मशीन रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी आप देख लो कि ऐसे नोड से करंट जो निकला एट्रिया में गया, एट्रिया की वाल में फैला, एट्रिया डिपोलराइज हुए, इस एट्रियल डिपोलराइजेशन से क्या हुआ, पी वेव बन गई। अब ये करंट कहां गया, ए बी नोड में गया। जैसा कि मैंने बताया, ए बी नोड में जब करंट जाता है तो थोड़ी देर ठहरता है, लेकिन वो ईसीजी मशीन की सुई तो चलती रहेगी आगे, वो जो ईसीजी की जो स्ट्रिप है वो मशीन में आगे खिसकती रहेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगी, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनेगी, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। फिर बंडल ऑफ हिज में गया, अभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, करंट अभी गया ही, आगे जा रहा है। अब देखो जब बंडल ब्रांच में गया तो ये देखो क्यू वेव नीचे क्यों बनाया है, क्यू वेव नीचे क्यों बनाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। देखो मैंने बताया जब बंडल ब्रांच में करंट जाता है तो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट बंडल ब्रांच में करंट जाता है, क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होते हैं और वो पहले डिपोलराइज होते हैं। फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट उल्टा जाता है, क्यों, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच में करंट लेफ्ट बंडल ब्रांच से ही आता है, इसलिए करंट की डायरेक्शन अपने जो हार्ट में नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन है उससे अपोजिट हो जाती है। इसलिए दोस्तों जो ईसीजी मशीन है उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है और नेगेटिव वेव बनती है, और ये करंट बहुत छोटा सा होता है, इसलिए ये क्यू वेव बहुत ही छोटी बनती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज आप इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लो। क्यू वेव क्यों बनी, सेप्टल डिपोलराइजेशन से बनी। तो ये जब अपन एमआई देखते हैं तो कई बार पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिखती है, उसमें ओल्ड हील्ड एमआई होता है, उसमें ये क्यू वेव हमेशा बड़ी हो जाती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप तो बस ये देखो क्यू वेव क्यों बनी, सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से बनी। सेप्टल डिपोलराइजेशन कैसे हुआ, सेप्टल डिपोलराइजेशन हुआ, लेफ्ट बंडल ब्रांच ने करंट दिया राइट बंडल ब्रांच को, और बंडल ब्रांच जो है वो सेप्टम में ही प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से सेप्टल डिपोलराइजेशन। अब मैंने बताया सेप्टल बंडल ब्रांच से करंट कहां जाएगा, सीधा परकंजे फाइबर में जाएगा, और परकंजे फाइबर में जाने के बाद
सीधा एक साथ सारे वेंट्रिकुलर वाल में फैल जाएगा करंट, उसकी वजह से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आप जानते हो फिर से एक अपनी वेव बनेगी, पॉजिटिव वेव बनेगी दोस्तों। और ये सबसे बड़ी वेव बनी। सबसे बड़ी वेव क्यों बनी? क्योंकि अपने जो वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल का जो मसल का साइज है बहुत बड़ा होता है, बहुत थिक मसल होती है एज कंपेरेटिव टू एट्रिया, इसलिए वेंट्रिकल की जो वेव बनेगी वो भी बड़ी बनेगी, इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बनता है दोस्तों। अब ये और पॉजिटिव इसलिए बनता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के सेम है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से। क्यू वेव क्यों बनती है? सेप्टल डिपोलराइजेशन से। पी वेव क्यों बनती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन से। अभी थोड़ा सा करंट जब मैंने बताया आगे जाने के बाद, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद वेंट्रिकल में करंट नॉर्मल होता है, उसको अपन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोलते हैं। फिर से एक वेव बनती है, उसको अपन टी वेव बोलते हैं। तो दोस्तों अब आज आपको ये कहानी, अब जैसे ही आप ईसीजी स्ट्रिप देखोगे तो अब ईसीजी स्ट्रिप देखने के बाद आपको जैसे ही पी वेव दिखे, अच्छा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बन रही है। क्यूआरएस दिखे, अरे और ये क्यू वेव जो है सेप्टल डिपोलराइजेशन से बन रही है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूरा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बन रहा है। पी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बन रहा है। ये चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। पी वेव क्यों बन रही है पॉजिटिव, क्यू वेव नेगेटिव क्यों बन रही है, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब मैंने जैसा कि बताया वही सेम डायग्राम को अपन फिर से, जो फर्स्ट डायग्राम है उसको वापस देख रहे हैं। फिर से सेम कहानी, ऐसे नोड से जब स्टार्ट हुई तो कोई करंट नहीं था, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी। ऐसे नोड से करंट निकला, एट्रिया में फैला, पी वेव बन गई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रियल डिपोलराइजेशन से। अब उसके बाद करंट थोड़ी देर ए बी नोड बंडल ऑफ एज बंडल ब्रांच में जाने से पहले ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बन गई। तो ये पी से आर के बीच की दूरी सेगमेंट है। सेगमेंट के अंदर क्या है? करंट फ्लो नहीं होता है। तो नो करंट वाला जो जोन है, यहां से लेके यहां तक, एक मिनट, यहां से लेके और यहां तक जो नो करंट वाला जोन है ये पी आर सेगमेंट है। टी वेव से लेके, एस वेव से लेके टी वेव तक जो नो करंट जोन वाला वो है, ये एस टी सेगमेंट है। तो सेगमेंट क्या है? ये टी वेव जो है यहां से लेके पी वेव तक का जो वो है एस टी सेगमेंट है, सॉरी टीपी सेगमेंट है। तो सेगमेंट वो हिस्सा है जहां पे करंट फ्लो नहीं करता है, और वेव वो हिस्सा है जहां पे करंट फ्लो करता है। इंटरवल की बात करें तो इंटरवल में वेव प्लस ये सेगमेंट को मिला के इंटरवल बोलते हैं। जैसे पी आर सेगमेंट और पी वेव को मिला के पी आर इंटरवल बनता है। इससे हम इसका टाइम देखते हैं कि यहां तक आने में हमें कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक, इस पी वेव के स्टार्ट से यहां तक कितना टाइम लगा। तो इसको अपन पी आर इंटरवल बोलते हैं दोस्तों। इंटरवल के अंदर जो पी वेव है और पी आर सेगमेंट है दोनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन सेगमेंट के अंदर केवल आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसी को इंक्लूड करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसका टाइम फिक्स होता है कि पी आर इंटरवल इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा तो एबनॉर्मल। टीपी सेगमेंट इतना होना चाहिए, सॉरी क्यूटी इंटरवल इतना होना चाहिए, तो ये नॉर्मल, इससे ज्यादा तो एबनॉर्मल। वो अभी अपन बाद में देखेंगे। तो अपन स्टोरी चल रही थी अपनी, कहां पहुंच गए अपन? सेप्टल डिपोलराइजेशन होने वाला था। बंडल ऑफ ब्रांच से लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहले गया, राइट बंडल ब्रांच को डिपोलराइज करा, इसलिए सेप्टल ये हो गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया दोस्तों, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से बन गया। फिर उसके बाद एसटी सेगमेंट बन गया, फिर ये डिपोलराइजेशन से ये बन गया। अब फिर से नया पी वेव आने वाला है, तो इस बीच को अपन बोलते हैं टीपी सेगमेंट। टीपी सेगमेंट का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है आपको पता है? वेंट्रिकल अब नॉर्मल हो गए, रिपोलराइज हो गए, नेक्स्ट बीट आएगी, नेक्स्ट पी वेव बनेगी। उसके बीच में पहले वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी एट्रियम के अंदर ब्लड तो आना चाहिए ना, तो वो ब्लड आने के लिए एट्रियल फिलिंग किसी सेगमेंट में होती है, टीपी सेगमेंट में होती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। टीपी सेगमेंट में एट्रियल फिलिंग होती है, इसी को अपन डायस्टोल बोलते हैं। पी वेव केवल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, लेकिन टीपी सेगमेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और उसकी फिलिंग को भी वो करता है, ठीक है। वेंट्रिकल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे आता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से आता है। बट अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, टी से लेके पूरा यहां तक, तो क्यूटी इंटरवल क्या है? क्यूआरएस प्लस टी, सारा सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको सिस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोल में क्यूआरएस और टी दोनों इंक्लूड होगा। और अभी आगे अपन जब फर्दर लेक्चर बनाएंगे
अब पी वेव के ऊपर अपने एक अलग लेक्चर, QRS के ऊपर एक अलग लेक्चर, टी वेव के ऊपर एक अलग लेक्चर, अपन सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो दोस्तों। क्योंकि मैं थोड़ा सा, जैसा कि अपना इस ऐप का नाम है मेडिकल पाठशाला कंसेप्चुअल लर्निंग ऑफ मेडिकल साइंस, मैं कंसेप्ट में विश्वास करता हूं दोस्तों, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।